वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ कुछ सच्ची कुछ अच्छी। एपिसोड 5। तो इसमें हर्जी क्या है? तुम्हें कोई हर्ज नजर नहीं आता? वे क्रोधित होते हुए बोले। यदि ऐसा हुआ तो पुलिस इसके पीछे पड़ जाएगी और हम सबको भी परेशान करेगी प्रभावती। तो देश के लिए आप थोड़ा सा भी कष्ट नहीं उठा सकते? तुम इसे कष्ट उठाना कहती हो? वे आगे बोले, इसे मैं आत्महत्या करना कहता हूँ। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मेरे बेटे से कुछ मत कहना, समझे? तो तुम भी मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं है, मैं अब जवान बेटे की माँ हूँ। और मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता क्या? तुम बहुत कुछ हो, लेकिन सुभाष मेरे लिए सब कुछ है जी। ओहो, सुभाष से इतना प्रेम? और भी तो दर्जन भर बच्चे हैं। तारे तो आसमान में करोड़ों हैं, लेकिन ध्रुव तारा तो अकेला ही है ना। छोड़ो ये बातें और सुभाष की ओर से गंभीर हो जाओ। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह स्वयं समझदार है। सुभाष कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है कि उससे जैसा कहे वह मान ले। अब वह बड़ा और समझदार हो गया है। एमए की क्लास में पढ़ता है। अपना भला बुरा वह सोच सकता है। यदि वह क्रांतिकारी बनना चाहता है तो मुझे अपने बेटे और अपनी कोख पर गर्व है। जानकी दास अपनी पत्नी की बातों को सुन सुनकर परेशान होने लगे। उन्होंने समझ लिया कि अपनी पत्नी के आगे सुभाष की आलोचना करना भैंस के आगे बीन बजाना है। प्रभावती हमेशा सुभाष की प्रशंसा करती थी और उसकी आलोचना उसे शत्रु के शूल समान लगते थे। उसे तो अपने बेटे पर गर्व था, क्योंकि सुभाष अपनी माँ का सबसे अधिक ख्याल रखता था। परंतु पिता को चैन कहाँ था? उसे तो अपने बेटे को व्यस्त रखने की चिंता थी, ताकि वह देश के आजादी के आंदोलन से दूर रह सके। इसलिए उन्होंने सुभाष को अब विदेश भेजने के लिए मन में ठान ली थी। एक दिन जानकी दास ने सुभाष को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करो। इससे क्या होगा पिताजी? सुभाष ने कहा, आप तो जानते हैं कि मुझे अंग्रेजी की चाकरी पसंद नहीं है। सुभाष अंग्रेजी शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा मानते थे, किंतु सुभाष को उनके पिता ने समझाया, हम भारतीय अंग्रेजों से जब तक प्रशासनिक पद नहीं छीनेंगे तब तक देश का भला कैसे होगा? अच्छी बात है पिताजी। उन्होंने उस समय तो पिताजी की बात मान ली थी। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। 15 अगस्त सन 1919 इकाई को सुभाष सिटी ऑफ कलकत्ता नामक जलियान से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। उनके माता पिता, बड़े भाई बहन तथा हम सब मित्रों ने उन्हें अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई दी। समुद्री जहाज जब भारत का तट छोड़ पश्चिम की ओर रवाना हुआ, तब सुभाष ने मन ही मन अपनी मातृभूमि को प्रणाम करके संकल्प लिया, मुझे पता है भारत माता कि आज आप पराधीन हो और मुझे मेरे पिता ने अपना करियर बनाने के लिए भेजा है। कितना अभागा हूं मैं कि अभी तक आपके लिए कुछ न कर सका, परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक दिन आपके लिए प्राण तक अर्पण कर दूंगा। जब भारत में जालियनवाला हत्याकांड हुआ, तब उस कांड की खबर ने सुभाष के दिल में अंग्रेज हुकूमत के प्रति कड़ी घृणा पैदा कर दी थी। उस घृणा को अपने बेटे के दिल में पनपते हुए देख जानकीनाथ को भय लगता था कि सुभाष अंग्रेजों के प्रति आक्रोश से भरकर कहीं किसी क्रांतिकारी दल में शामिल नहीं हो जाए या अंग्रेजी अधिकारियों से इस नरसंहार का बदला न लेने लगे। सुभाष को लंदन के लिए रवाना करके जानकीनाथ ने चैन की सांस ली तथा अपने परिवार के सदस्यों को लेकर बंदरगाह से घर आ गए। इंग्लैंड पहुंचकर सुभाष अपने स्कूल के पुराने मित्रों से मिले। वे लंदन में रहकर उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे। उन छात्रों की मदद से सुभाष ने कैम्ब्रिज के एक शिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया। इस शिक्षण संस्थान का नाम था फिट्स विलियम हॉल। यह शैक्षिक संस्था छात्रों को आईसीएस परीक्षा की तैयारी कराती थी। यद्यपि आईसीएस परीक्षा को केवल 8 ही महीने शेष रह गए थे, लेकिन सुभाष ने इस अल्प समय की परवाह न करके पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आईसीएस परीक्षा की पढ़ाई तो सुभाष कर ही रहे थे, लेकिन वे इंग्लैंड के अंग्रेज लोगों के जीवन दर्शन को भी
बारीकी से देख रहे थे। सुभाष को इंग्लैंड में श्री N.K. सिद्धांत, श्री दिलीप कुमार रॉय, श्री C.C. देसाई तथा क्षितिज प्रसाद चट्टोपाध्याय जैसे सहपाठी मिले। सिद्धांत आगे चलकर अंग्रेजी के विद्वान बने। राय प्रख्यात कवि और संगीतकार हुए। देसाई भारतीय स्वतंत्र पार्टी के मुख्य नेता बने तथा चट्टोपाध्याय ने समाजशास्त्र विषय में विशेष योग्यता प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए सुभाष ने अंग्रेजों के जीवन और उनके तौर तरीके से काफी कुछ सीखा। उन्होंने महसूस किया कि इंग्लैंड के लोग भारतीय लोगों से ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनको वैचारिक और सामाजिक प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज लोग भारत में रहने वाले अंग्रेजों की तरह कट्टर तथा दुराग्रही नहीं थे। भारतीयों के प्रति उनके विचार और व्यवहार उदार किस्मत के थे। सुभाष सभी अंग्रेजों के विरोधी नहीं थे। हाँ, जिस समय भारत में जालियनवाला हत्याकांड हुआ था, उस समय अंग्रेजों के प्रति उनकी धारणा जरूर उग्र बन गई थी और वे पूरी अंग्रेज जाति को भारत का दुश्मन समझने लगे थे। लेकिन इंग्लैंड में आकर सुभाष की यह धारणा पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि सभी अंग्रेज एक जैसे नहीं हैं। अंग्रेजों के अंदर कुछ विशेषताएं व गुण ऐसे थे जिनके सुभाष कायल थे। उन्होंने एक बार मुझे एक पत्र में लिखा था, अंग्रेज लोगों में ऐसे कुछ विशेष गुण हैं जो उनको महान बनाते हैं। हमारे देश के लोग तो केवल अपनी ही कठिनाइयों का रोना लेकर बैठ जाते हैं। वे निराशावादी और भाग्यवादी हैं, जबकि ये अंग्रेज भाग्यवादी नहीं है। ये आशावादी अवश्य है और समय के बड़े ही पाबंद दिखाई देते हैं। इनकी यही कुछ विशेषताएं इनको महान बनाती है। अंग्रेजों की निश्चित दिनचर्या भी उनको तरक्की की दौड़ में सफलता प्रदान करने में बड़ी मददगार साबित हुई है। हम भारतीयों को भी इनसे ये गुण ग्रहण करने चाहिए, तभी हम अंग्रेजों की तरह विकास की दौड़ में आगे बढ़ सकते हैं। इंग्लैंड में सुभाष ने ऐसे भी भारतीय छात्रों को देखा जो पढ़ाई के नाम पर अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे थे। उनको अपने देश की गुलामी की कोई चिंता नहीं थी। महंगे होटलों तथा फैशन परस्त अंग्रेज महिलाओं के साथ समय गुजारने में वे अपनी शान समझते थे। सुभाष को ऐसे आवारा भारतीय छात्रों पर बड़ा गुस्सा आता था। वे कई छात्रों को समझाते भी थे, लेकिन कुछ पर थोड़ा बहुत असर होता और कुछ के कारण हंसी के पात्र बन जाते थे। परंतु अपनी सभ्यता और संस्कृति के रक्षण के लिए वे हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। लंदन में भी सुभाष इसी तरह चिंता में मग्न रहते थे कि आखिर देश को स्वतंत्रता कैसे मिली और ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा देश स्वतंत्र हो जाए। वे लंदन आने वाले हर एक क्रांतिकारी और देशभक्त के दर्शन करने और उनसे इन विषयों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्हीं दिनों उन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के भारत से कैम्ब्रिज आने की सूचना मिली। वे छात्रों की एक सभा को संबोधित करने वाले थे। सुभाष ने उत्साहपूर्वक उस छात्र सभा में भाग लिया। इस सभा में तिलक के राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी वाक्यों को सुनकर सुभाष में क्रांतिपूर्ण विचारों का फिर से नया संचार हुआ। तिलक ने कैम्ब्रिज के छात्रों की सभा को संबोधित करते हुए कहा, तुम लोग अंग्रेज सरकार की नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे अधिकारी बन जाने के बाद अंग्रेज लोग तुम्हारे द्वारा ही भारत के लोगों का शोषण करेंगे। यदि आप सबको अपना जीवन सफल बनाना है तो आप अपने देश के हित के लिए काम कीजिए। अपने तन, मन और धन को भारत की कोटि कोटि दुखी, पीड़ित तथा असहाय जनता की सेवा के लिए भारत माता के चरणों में सौंप दीजिए। देश से बढ़कर कोई नहीं और देश सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। आपको सेवा ही करनी है तो गरीब और निर्धन भारतीयों की सेवा करो, और उनकी सेवा है देश की आजादी। जब देश आजाद हो जाएगा तो अपनी सरकार होगी और वह सरकार अपने ही लोगों का कल्याण करेगी। तब देश में राम राज्य आ जाएगा। तिलक ने देशबंधु चित्तरंजन दास का उदाहरण देते हुए कहा, देखिए, देशबंधु ने अपनी वकालत की नौकरी को लात मारकर अपना सारा जीवन राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। कई विद्वान देशभक्तों ने अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई सर
और राय बहादुर जैसी मानद उपाधियां लौटा दी है। अंग्रेज लोग ऐसी उपलब्धियां देकर और भारतीय लोगों को आईसीएस जैसी उच्च परीक्षा के जरिए सरकारी पद देकर भारतवासियों के ऊपर जोर जुल्म ढहाना चाहते हैं। आपको हथियार बनाकर वे हमारे देशवासियों पर अत्याचार करना चाहते हैं। आपको उनके जीव बनाए हुए माया जाल में नहीं आना चाहिए। एक देश प्रेमी होने के नाते आपको सचेत करना मेरा कर्तव्य है। आगे आपकी मर्जी है, फैसला आपको ही लेना है। तिलक के भाषणों को सुभाष के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ा। कुछ समय के बाद सुभाष ने सुना कि भारत में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के अत्याचारों से पीड़ित दिनहीन भारतवासियों को असहयोग का नारा दिया है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से पूरे भारतवर्ष में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। भारत में जो भी राजनीतिक घटनाएं घटती थी, सुभाष के मित्र पत्रों के माध्यम से उन घटनाओं के बारे में सुभाष को बताते रहते थे। सुभाष भारत के राजनीतिक आंदोलनों तथा क्रांतिकारी अभियानों पर गहराई से सोच विचार करते रहते थे। सुभाष ने इंग्लैंड में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे प्रतियोगिता में उत्तीर्ण ही नहीं हुए, चतुर्थ स्थान पर रहे। सुभाष जी एक बहुत मेधावी छात्र थे। आईसीएस की परीक्षा में पास होने के बाद वो 2 वर्ष की ट्रेनिंग ले रहे थे। एक दिन प्रशिक्षण के दौरान उनके टेस्ट पेपर में अंग्रेजी से बांग्ला में अनुवाद करने को मिला। उसमें वाक्य का मतलब था, भारतीय जनता आमतौर पर बेईमान होती है। जैसे ही सुभाष ने वाक्य पढ़ा, वे गुस्सा होते हुए अनुवाद छोड़कर इस वाक्य का विरोध करने लगे। ट्रेनिंग की देखरेख करने वाले अंग्रेज अफसर से उन्होंने कहा, यह तो झूठा कलंक लगाना है। हम भारतीय होकर ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकते। अफसर उनकी देशभक्ति देखते हुए खुश हुआ और बोला, जो भी हो, परीक्षा में पास करने के लिए आपको वाक्य का अनुवाद करना ही होगा। इस पर सुभाष जी ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। अपने देश के मुंह पर कालिक पोतकर नौकरी करने से अच्छा भूखा मरना पसंद करूंगा। और उन्होंने आईसीएस की नौकरी को लात मार दी। सुभाष के द्वारा आईसीएस का पद ठुकराए जाने के कारण उनके पिता बहुत दुखी हुए और दुख के कारण बीमार रहने लगे। जब उनके बड़े भाई शरद चंद्र ने उनकी यह हालत देखी तो उन्होंने सुभाष को पत्र लिखा। उसमें सूचित किया, सुभाष, जब तुमने सिविल सर्विस में 4था स्थान प्राप्त किया था तो पिताजी बहुत खुश हुए थे, लेकिन जब तुमने इससे त्याग पत्र दे दिया तो पिताजी तुम्हारे फैसले से बहुत दुखी है। आवेश में आकर तुमने यह फैसला करने से पहले पिताजी से सलाह क्यों नहीं की? पत्र पढ़कर सुभाष को बहुत दुख हुआ। वह असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखा, पिताजी की नाराजगी उचित है, मगर इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं खुद को देश की सेवा में समर्पित कर देना चाहता हूँ। मैं हर तरह की मुश्किलों के लिए तैयार हूँ, चाहे वह निर्धनता, अभाव, माता पिता की अप्रसन्नता हो या कुछ और, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। इसके जवाब में शरद चंद्र ने सुभाष को दोबारा पत्र लिखा, मेरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि पिताजी रात रात भर सोते नहीं हैं, इस चिंता में कि भारत आते ही तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार तुम्हारी गतिविधियों पर कार्रवाई जरूर करेगी, अब तुम्हें स्वतंत्र नहीं रहने देगी। यह पत्र सुभाष के मित्र दिलीप राय ने भी पढ़ा। वे सुभाष से बोले कि मित्र, तुम अब भी चाहो तो अपना त्याग पत्र वापस ले सकते हो। यह सुनकर सुभाष गुस्से में आ गए और बोले, मैंने यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तब दिलीप बोले, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम्हारे पिताश्री बीमार है। मित्र की बात बीच में ही काट कर सुभाष बोले, मैं जानता हूँ, इस बात का मुझे भी खेद है, लेकिन अगर मात्र अपने परिवार की प्रसन्नता के आधार पर हम अपने आदर्श निर्धारित करें तो क्या यह ठीक होगा? ठीक तो नहीं, लेकिन तुम चाहते क्या हो? भारत की स्वतंत्रता चाहता हूँ मैं। सुभाष बाबू, स्वतंत्रता मिलना इतना आसान नहीं है। यह तो मैं भी जानता हूँ। तो फिर क्या करोगे तुम? जो भी करूंगा उसकी शुरुआत तो कर दी है ना? क्या शुरुआत कर दी? आईसीएस की नौकरी को ठोकर मार दी। यह बात सुनकर राय दंग रह गए। उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, सुभाष, तुम धन्य हो, और वो माता पिता भी जिन्होंने तुम जैसे पुत्र को
जन्म दिया जो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। सुभाष चंद्र बोस विदेशी नौकरी छोड़कर भारत आ गए। एक नवयुवक विदेशी से स्वदेशी बनकर लौटा। पूरा देश इस समय किसी नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा था। पूरे देश को सुभाष अपने साथ ले चल पड़े। सुभाष ने आईसीएस पद को ठुकरा कर एक महान त्याग का प्रमाण दिया था, इसलिए सब लोग उन्हें सुभाष से सुभाष बाबू कहने लगे थे। उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल की थी और इतनी कम उम्र में उन्होंने अपने आप को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। यह बात पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी। देश के युवा सुभाष को अपने प्रेरणा स्रोत एवं आदर्श के रूप में देखने लगे थे। अंग्रेज बड़े ही क्रूर एवं अत्याचारी थे। इसका नमूना 2 वर्ष पहले सुभाष बाबू ने अपने ही देश में जालियनवाला हत्याकांड के अंतर्गत अंग्रेजों का निर्दयी रूप देखा था। इसके बाद उन्होंने भारत के काले कानून रॉलेट एक्ट के बारे में सुना। यह कानून अंग्रेजों द्वारा ही बनाया हुआ था। इस कानून में किसी भी भारतवासी को बिना कारण बताए गिरफ्तार करने की तथा अनिश्चित काल तक उसे जेल में रखने की व्यवस्था थी। जगह जगह इस कानून का विरोध प्रकट किया गया। महात्मा गांधी जी ने इस कानून के विरोध में सारे देश में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था। सुभाष बाबू सोचते थे कि रॉलेट एक्ट के जरिए ब्रिटिश शासक निर्दोष भारतीयों को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आज देश में केवल महात्मा गांधी ही इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, जिनके अंदर अंग्रेजों की हर कपटपूर्ण नीति से टक्कर लेने की नैतिक सामर्थ्य है। सुभाष बाबू गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी से भेंट करने की योजना बनाई। उस समय गांधी जी बंबई के मणि भवन में ठहरे हुए थे। जब गांधी जी से मिलने मणि भवन में सुभाष आए तो तुम सुभाष हो, गांधी जी ने कहा, और देश के लिए कुछ करना चाहते हो? कुछ क्या करना, सुभाष बोले, मैं अपने देश को स्वतंत्रता करना चाहता हूँ। हंसते हंसते लाठियां खानी पड़ेंगी, गांधी जी बोले। हे इतनी हिम्मत कि हिंसात्मक आंदोलन में हमारा साथ दो? बापू, मैं हंसते हंसते लाठियां खाने वालों में से नहीं हूँ। तो फिर? मैं तो लाठियां बरसाने वालों में से हूँ। क्या मतलब? अंग्रेज इतने शरीफ नहीं है कि सत्य और अहिंसा के बल पर देश छोड़ देंगे। क्यों? गांधी जी ने कहा, क्यों नहीं, यहाँ से अंग्रेज जाएंगे। सत्य और अहिंसा में बहुत बड़ी शक्ति है। उन्होंने सत्ता सत्य और अहिंसा के बल पर नहीं प्राप्त की थी, सुभाष बोले। बेईमानी, ठगी और अत्याचारों से उन्होंने भारत का शासन कब्जाया हुआ है, और आप कहते हैं कि वे सत्य और अहिंसा के आगे झुक जाएंगे? इतने सभ्य होते तो वे व्यापारी बनकर आए थे, व्यापारी बनकर ही रहते, शासक क्यों बने? तुम तो भटके हुए युवा लगते हो, गांधी जी बोले। तुम्हारे वश के कुछ नहीं होगा तो आप अपने वश के लिए कर लेना। और अभी तक क्या कर लिया? अरे कल के लौंडे हमसे जबान लड़ाता है। बस बापू, माफ करें, सुभाष ने कहा। आप में सहनशीलता नहीं है, इसलिए आपकी सत्य और अहिंसा का दिखावा ढोंग के सिवाय और कुछ नहीं है। अरे कोई है, इसे बाहर निकालो। बापू, बाहर निकालना ही है तो अंग्रेजों को निकालिए, अपने लोगों को नहीं। गांधी जी यह बात सुनते ही अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे थे, और फिर अचानक ही सुभाष को बैठने का संकेत किया और मौन हो गए। महात्मा गांधी को एहसास हो गया कि युवा सुभाष के मन में अंग्रेजी शासन को शीघ्र से शीघ्र अपनी मातृभूमि से उखाड़ फेंकने की कितनी व्याकुलता है। गांधी जी जानते थे कि वे सुभाष को उनके विचारों के अनुरूप समझाकर संतुष्टि नहीं दिला पाएंगे। अतः उन्होंने सुभाष से आगे इतना ही कहा, कलकत्ता में देशबंधु चित्तरंजन दास है, तुम उनसे मिलो सुभाष, उनसे तुमको तुम्हारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। सुभाष बाबू बंबई से शीघ्र ही कलकत्ता गए और देशबंधु चित्तरंजन दास से मिले। उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में और महात्मा गांधी जी के आह्वान पर वकालत की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्र हित के लिए सारी सुख सुविधा को छोड़कर त्याग और सेवा के कष्टपूर्ण मार्ग का चयन किया। सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास जी के पास गए। तो आप देश को आजाद करवा देंगे? चित्तरंजन बाबू ने कहा। मगर कैसे? मैं क्रांति करना चाहता हूँ, सुभाष, चित्तरंजन बोले। बहुत नेक विचार है आपके, लेकिन क्रांति के विचार को कार्यरूप करने से पहले सारे देश को समझ लीजिए।
क्रांति के लिए लोगों का साथ आवश्यक है। देश भर में तो मैं घूम चुका हूँ साहब, तो क्या निष्कर्ष निकाला है तुमने? मैंने निष्कर्ष निकाला है, सुभाष जी ने कहा, हमारी सामाजिक स्थिति बदतर है। जाति पाति तो है ही, गरीब और अमीर की खाई भी समाज को बांटे हुए है। निरक्षरता देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इसके लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। अच्छी बात है, आपकी दृष्टि से आजादी कैसे मिल सकती है? मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूँ, किंतु इस रास्ते पर चलकर स्वतंत्रता काफी देर से मिलने की आशा है। तो इसके लिए क्या करना होगा? क्रांतिकारियों को सशक्त बनाना होगा। कैसे? मैं चाहता हूँ कि अंग्रेज भयभीत होकर भाग खड़े हो। सुभाष, चित्तरंजन ने कहा, मैं एक बात समझ गया हूँ कि तुम देश के लिए रत्न सिद्ध होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। तो मैंने अपने रक्षक भ्राता सुभाष का बचपन, किशोर और युवा अवस्था का चरित्र आपको बता दिया है। अब अगले अध्याय में मैं अपने राष्ट्रभ्राता सरदार भगत सिंह के बारे में बताने जा रही हूँ। भगत भैया 2 महीने हमारे घर में रहे थे और भगत सिंह के परिजनों से सुभाष जी के घनिष्ठ संबंध रहे हैं।